बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है बोहर्स इफ़ेक्ट। बायोकेमिस्ट्री में भी इंक्लूडेड है और फिजियोलॉजी में भी इंक्लूडेड है और अक्सर आपसे एससीक्यू में, वाइवा में और एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। बोहर्स इफ़ेक्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। असल में बोहर्स इफ़ेक्ट की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि बोहर्स इफ़ेक्ट ये होता है कि डिक्रीज़ इन द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज़ और कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेज़। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड किया हुआ है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने लगेगी एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन आयन्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने लगेगी एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? फ़ौरन से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा और अपने साथ उस चीज़ को बाइंड कर लेगा जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी अब इस तरह से याद करें कि जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो बहुत ही लालची है। वो उस चीज़ के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा है, यानी जिसके पास ज़्यादा कंसनट्रेशन है। जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, या ऑक्सीजन को रिलीज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड के पास चला जाएगा और उसके साथ बाइंड कर लेगा, या फिर जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये फ़ौरन से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा और हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड कर ले। अब ये देखें कि बोहर्स इफ़ेक्ट काम कहाँ पे आता है। अब लंग के लेवल पर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि हम इंस्पायर्ड एयर लंग के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो जैसे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उस चीज़ के पास जाएगा जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो लंग के लेवल के ऊपर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा और फिर ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा? टिश्यू के लेवल तक पहुँचेगा। जब हीमोग्लोबिन टिश्यू के लेवल पर पहुँचेगा तो वहाँ पर टिश्यू के लेवल पर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है टिश्यू के पास। तो अब हीमोग्लोबिन ये देखेगा कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है टिश्यू का, वहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन फ़ौरन से ऑक्सीजन से कहेगा कि अब आप चले जाओ, और फ़ौरन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा। और इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू की तरफ रिलीज़ हो जाएगी और टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगी और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि बोहर्स इफ़ेक्ट टिश्यू के लेवल पर किस तरह से हो रहा है और लंग के लेवल पर किस तरह से हो रहा है। तो अगर हम लोग टिश्यू के लेवल के ऊपर देखें तो आपने देखा कि टिश्यूज़ में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म से क्या होगा? ग्लूकोज चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एटीपी प्रोड्यूस होगी। यानी कि हमारे पास जो टिश्यू है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर डिफ्यूज़ करेगी? इनटू द टिश्यू कैपिलरीज़। जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू कैपिलरीज़ के अंदर जाएगी तो कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगी? इनटू द रेड ब्लड सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से प्लाज्मा में गई, प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर गई। जब रेड ब्लड सेल के अंदर जाएगी तो वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना देंगे। अब रेड ब्लड सेल के अंदर टिश्यू के लेवल पर जो रेड ब्लड सेल्स हैं कैपिलरीज़ के अंदर, वहाँ पर कार्बोनिक एसिड बन चुका है। अब ये कार्बोनिक एसिड फ़ौरन से डिसोसिएट हो जाएगा इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। अब देखें, जब यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में चेंज होगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन फ़ौरन से क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। तो हीमोग्लोबिन जिसको वो चीज़ चाहिए जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वो फ़ौरन से क्या करेगा? ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। ऑक्सीजन फ़ौरन से टिश्यू के अंदर आ जाएगी या सेल के अंदर आ जाएगी और हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर देगा? हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगा। अब जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बचा हुआ था वो क्या करेगा? वो वापस प्लाज्मा में चला जाएगा और इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आरबीसी से एक नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आ जाएगा। अब ये आरबीसी ने इस तरह ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड के अंदर। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन होगा ये प्लाज्मा के अंदर इसी तरह से मूव करेगा और लंग तक पहुँचेगा। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग तक किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। और हीमोग्लोबिन का किस फॉर्म में है? वो हाइड्रोजन के साथ बाउंड है और उसने ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया इनटू द टिश्यू। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में ट्रैवल करते करते पहुंच चुकी है लंग के लेवल तक। अब यहाँ पर हमने देखना है लंग के लेवल पर क्या हो रहा है। जब रेड ब्लड सेल्स यानी कैपिलरी का जो ब्लड है, जब ये लंग के लेवल पर होता है तो अब क्या होगा? लंग के अंदर कौन सी एयर आ रही है? इंस्पायर्ड एयर आ रही है और इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। अब हीमोग्लोबिन को नज़र आ गया कि अब यहाँ पर तो
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन फ़ौरन से क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देगी और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लेगी, और यहीं से ही लंग से ही हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को लेना था और टिश्यू तक पहुंचाना था। अब हीमोग्लोबिन ने तो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लिया, हाइड्रोजन को इसने रिलीज़ कर दिया। अब होगा क्या, जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर थे अब वो वापस आरबीसी के अंदर आएंगे और आरबीसी के अंदर आकर वो हाइड्रोजन आयन के साथ बाउंड करके कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। फिर ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, अब ये आरबीसी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फ़ौरन से डिफ्यूज़ कर जाएगी इनटू द एल्वियोलर स्पेस, और एल्वियोलर स्पेस से ये बाहर की तरफ एक्सपायर हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन ने जो अब लंग से ऑक्सीजन ली है ये इसको वापस टिश्यू की तरफ लेकर जाएगी और दोबारा से ये प्रोसेस सारा रिपीट होगा।